जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो अब ये वे सभी प्रश्न हैं जो कि काफ़ी चुनिंदे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में यहाँ से पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। आप एक्स्ट्रा फैक्ट को अच्छे तरह से समझिएगा तो आपके बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में हल हो जाएंगे। तो हम बारी बारी से सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भावरा नामक स्थान पे, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चंद्रशेखर जी का संबंध है 1925 में हुआ था काकोरी ट्रेन संयंत्र, उससे संबंधित है। हाल ही में काकोरी ट्रेन संयंत्र का नाम बदल दिया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसका नया नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। अगला प्रश्न दूसरा देखते हैं। रियांग जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो रियांग जनजाति का संबंध त्रिपुरा राज्य से है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश के तरफ से घिरा हुआ है? तो उसका राइट आंसर भी त्रिपुरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा में कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे। याद रखिएगा, के.एम. मुंशी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा से कुछ फैक्ट याद रखिएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 72 थी। यह प्रश्न पूछा जाएगा कितने सदस्य थे प्रथम बैठक में? तो 72 सदस्य थे, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। उसके अगले 2 दिन बाद अस्थायी अध्यक्ष किनको चुन लिया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ढकनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह प्रश्न पूछा गया। तो ढकनी नृत्य है या अरुणाचल प्रदेश का है? अरुणाचल प्रदेश को प्राचीन में हम नेफा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पांचवा देखते हैं। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। हमारा राइट आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। और धर्मशाला जो कि एक पर्यटन स्थल है, यह भी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। जो तिब्बतियों के बौद्ध गुरु हैं दलाई लामा, यह धर्मशाला में ही निवास करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, यह सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा यह एक्स्ट्रा फैक्ट वाला कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें और अपने साथियों को यह वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी एग्जाम बढ़िया जाए। अगला प्रश्न की ओर आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। एन्ना जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में एन्ना जलप्रपात स्थित है। इसे याद रखिएगा। पेंच जो है यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। कच्छ की खाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी गुजरात राज्य में स्थित है और यह दलदली क्षेत्र है दोस्तों, और जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है कच्छ की खाड़ी। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। शून्यवाद दर्शन किस धर्म से संबंधित है? तो शून्यवाद दर्शन का संबंध है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के संस्थापक किन्हें कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध जी को। गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान पे, जो कि नेपाल की तराई में स्थित है। और प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे गौतम बुद्ध जी? तो ये सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिए थे। इनका निर्वाण प्राप्ति पूछा जाएगा तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। सर्वाधिक उपदेश पूछा जाता है कि कहाँ दिए थे? तो सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध जी श्रावस्ती में दिए थे। और अंतिम उपदेश अगर पूछा जाएगा तो वे वैशाली में दिए थे दोस्तों। और 4 बौद्ध संगति हुई थी, उसे भी ध्यान रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्रा में हुआ था और चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। आगे देखते हैं। किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम अवशोषक है? तो सर्वोत्तम अवशोषक कौन सा रंग है ताप का? तो वह काला ब्लैक रंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक परावर्तन कौन रंग करता है? तो सफ़ेद रंग करता है। इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिरोध, जब धातु को हम गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और याद रखिएगा, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है दोस्तों, और विभव का भी मात्रक वोल्ट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य दूध के मंथन से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? दूध को हम जब मंथन करते हैं तो उससे क्रीम निकलता है, तो वह किस वैज्ञानिक कारण से? तो केंद्राभिमुख बल या फिर केंद्र अपसारी बल। इसे याद रखिएगा। और जो हम वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोते हैं, यह क्रिया भी केंद्राभिमुख बल के कारण ही कपड़ा साफ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। WWE के खिलाड़ी द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? जो हमारे देश के प्लेयर हैं WWE के ग्रेट खली, उनका असली नाम पूछा जाएगा तो उनका असली नाम है दिलीप सिंह राणा। दिलीप सिंह राणा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और द ग्रेट खली का संबंध पंजाब राज्य से है।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया? तो मलयालम जो कि एक शास्त्रीय भाषा है, इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2013 ईस्वी में प्रदान किया गया। और नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सा है पूछा जाएगा, तो ओडिसी हमारा नवीनतम शास्त्रीय भाषा है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? तो संविधान के प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र N.A. पालकीवाला ने कहा है, याद रखिएगा। और संविधान का प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शुष्क सेल में एनोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क सेल में एनोड के रूप में कार्बन का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। एनोड को हम धनात्मक से सूचित करते हैं। अगला प्रश्न, किस आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल ने इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिसमें गढ़वाल राइफलों ने पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से मना कर दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरुआत किसने किए थे? तो ये पंडित महात्मा गांधी जी ने किए थे, याद रखिएगा। और पहला सत्याग्रह गांधी जी का कौन सा था? तो यह चंपारण सत्याग्रह 1917 का था। यह बिहार के नील खेती से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को मलक्का जल संधि के द्वारा जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा और याद रखिएगा, एक और एक्स्ट्रा फैक्ट, लाल सागर और भूमध्य सागर, इसे जोड़ने वाला कौन सा है? तो स्वेज नहर है। देखते हैं अगला प्रश्न, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? तो विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या फिर ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। देखते हैं आगे, कांच की लेंस जब पानी में डुबाया जाता है तो कौन सा प्रभाव दिखाई पड़ेगा? तो कांच के लेंस को जब हम पानी में डुबा देंगे तो उसकी लेंस की क्षमता घट जाएगी, नष्ट हो जाती है लेंस की क्षमता पानी में डुबा देने के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं, नदी का गंदा जल किसका उदाहरण है? तो नदी का गंदा जल निलंबन का उदाहरण है। और कीचड़ का भी पूछा जाता है तो यह निलंबन का उदाहरण है। अगला प्रश्न पूछा जाएगा, निम्न में से किस शासक ने यह लिखा है कि भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं? तो कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने कहा है कि भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं? तो यह बाबर ने कहा था। बाबर ने मुगल वंश के स्थापना भारत में कब किए थे? तो 1526 में किए थे। यह इब्राहिम लोदी को हरा करके प्रथम पानीपत के युद्ध में किए थे। और बाबर द्वारा 4 और युद्ध लड़ा गया था, जो कि सभी में बाबर विजय रहा था। और बाबर के पुत्र का नाम था हुमायूं, याद रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दस्त-ए-कबीर और दस्त-ए-लूत नामक मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ईरान देश में स्थित है दस्त-ए-कबीर और दस्त-ए-लूत। अगला प्रश्न, ईरान रामसर एक जगह है जो कि ईरान में स्थित है। रामसर समझौता जो कि आर्द्र भूमि से संबंधित है। प्रथम सम्मेलन इसका कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं, दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो यह करेंट अफेयर का सवाल है। दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम बदल दिया गया है। इसका नाम अब मनोहर पारिकर भवन कर दिया गया है। याद रखिएगा, दिल्ली पर्यावरण भवन का नाम मनोहर पारिकर भवन है। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, मुगल सम्राट अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? तो मुगल सम्राट अकबर था जो कि नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाता था। कुछ नहीं आता था तो नगाड़ा बजाते रहता था। और अकबर का सेनापति का नाम क्या था? तो यह मानसी इनका अकबर का सेनापति। इसके रक्षक कौन थे? अकबर के रक्षक पूछा जाता है तो बैरम खां इसके रक्षक थे। और द्वितीय पानीपत युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में, जो कि बैरम खान संरक्षण में ही अकबर ने हेमू के साथ युद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं, मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? तो 1835 में मैकाले की शिक्षा की नीति लागू हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, साइंस से है, फिजिक्स से, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह कथन किस नियम पर आधारित है? तो किरचॉफ के नियम पर आधारित है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर है जो कि है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे प्रकाशीय फाइबर यह कार्य करता है।
अगला देखते हैं, ललित कला एकेडमी की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो ललित कला एकेडमी की स्थापना 1954 में किया गया था, इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। और 1958 में किसकी स्थापना हुई थी? तो 1958 में यह नासा की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, कली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम राज्य का लोक नृत्य है कली गोपाल। और बिहू डांस होता है असम में ही। और मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। एक सींग वाला गेंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, डिब्रू साइकोआ भी है असम में। और पहला तेल शोधक कारखाना जो कि डिगबोई में था, यह भी असम राज्य में है। अगला प्रश्न देखते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किन यह अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच लड़ा गया था। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में सेबी की हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि काल में हुई थी? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, याद रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचतंत्र की रचना किसके काल में हुआ था? तो ऐसा प्रश्न तो सबको पता है कि पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा के द्वारा किया गया है, लेकिन किसके काल में किया गया था? तो यह आप याद रखिएगा, गुप्त काल के समय में पंचतंत्र की रचना किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? प्रांतीय स्वायत्तता 1935 के एक्ट के द्वारा पारित हुई थी। इसको हम 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है, इसके द्वारा बहुत सारे प्रावधान हमारे देश के संविधान में लिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमिन, याद रखिएगा। पदार्थ की अवस्था को हम मोल कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म करने के लिए यूएसए अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर बम गिराया गया, उस बम का नाम क्या था? तो हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। पहला बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था। उसके बाद 3 दिन यानी 9 अगस्त से, याद रखें, 9 से 9 अगस्त और 9 से नागासाकी, 1945 को फैट बॉय नाम का एक बम गिराया गया था नागासाकी स्थान पे। अगला प्रश्न याद रखिएगा, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार है केंद्र सरकार के पास। और राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने का अधिकार है राज्य सरकार को। और संघ सूची के अधिकार किस पे हैं? तो केंद्र सरकार को। समवर्ती सूची दोनों मिलाकर बनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया है? तो 2023 में हॉकी विश्व कप हुआ है, जो कि भारत के उड़ीसा के बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुआ है। उसका विजेता टीम रहा था जर्मनी। हमारा राइट आंसर जर्मनी हो जाएगा। और इसका फाइनल मैच हुआ था कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में, इसे भी ध्यान रखिएगा। अफीम युद्ध चीन और किस देश के साथ लड़ा गया था? अफीम युद्ध चीन और किस देश के बीच हुआ है? तो ब्रिटेन के बीच हुआ है, इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य से अधिसूचित किया गया है? तो पहला डुगोंग संरक्षण किस राज्य में स्थापित किया गया? तो तमिलनाडु राज्य में। हमारा राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। अगला प्रश्न, एड्स रोग मानव शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो एड्स रोग के द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, याद रखिएगा। एड्स हमारा बहुत खतरनाक रोग है, यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो शून्यकाल जो कि यह भारत के संसदीय व्यवस्था की देन है। शून्यकाल भारत सरकार के ही द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो नाहवा सेवा बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र राज्य में है, उसे हम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। उसकी भार को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नाहवा सेवा की स्थापना की गई थी महाराष्ट्र में ही,
याद रखिएगा। सबसे गहरा बंदरगाह पूछा जाएगा भारत का कौन सा है, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा कुछ बंदरगाहों के फैक्ट, अरब सागर के जितने भी बंदरगाह हैं वे काफ़ी गहरे हैं और वहाँ बंदरगाह बना पाना बहुत आसान है, लेकिन जो बंगाल की खाड़ी यहाँ पे छिछला जल है, जिसके वजह से यहाँ बंदरगाह बना पाना बहुत भारी काम है। देखते हैं, कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है, एन्नोर बंदरगाह यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और कोच्चि बंदरगाह यह केरल राज्य में स्थित है, और जो उड़ीसा के तट को हम उत्कल तट के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, यंग इटली एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किया था। मेजनी जो कि इटली के स्वतंत्रता सेनानी थे। आगे देखते हैं, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है, तो दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं, और भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से किया गया है, और राउरकेला का जो स्टील प्लांट है यह जर्मनी के सहयोग से किया गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और जो झारखंड में स्थित है बोकारो में स्टील प्लांट, यह भी यह भी रूस के सहयोग से किया गया है, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, कौन सा वन प्रकार भारतीय भूमि पर अधिकतम क्षेत्र आच्छादित करता है, तो कौन सा प्रकार है जो भारत के अधिक भूमि पे क्षेत्रफल में घिरा हुआ है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है जो भारत के अधिकतर भूमि पर वन का प्रकार पाया जाता है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तारापुर भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र ऊर्जा था, इसे भी ध्यान रखिएगा। यह तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसके सहयोग से लगाया गया था, तो यूएसए अमेरिका के सहयोग के द्वारा लगाया गया था। अगला फैक्ट देखेंगे, प्रश्न, लोसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो लोसांग उत्सव सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। सिक्किम राज्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा यह दोनों सिक्किम राज्य से संबंधित है, सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के मूर्तिकार के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो मूर्तिकार भारतीय संविधान के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। पूना समझौता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, नवीनतम फीफा 2022 रैंकिंग के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की स्थान क्या है, तो 106वां स्थान पे भारतीय फुटबॉल टीम है 2022 के फीफा रैंकिंग के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, एडोल्फ हिटलर के मेन कैंप मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है, तो प्रश्न पूछा जाता है मेन कैंप किसकी रचना है, तो एडोल्फ हिटलर की। एडोल्फ हिटलर कौन था, तो जर्मनी का चांसलर था। यह किस भाषा में मेन कैंप लिखा हुआ है, तो जर्मन भाषा में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, और नाजीवादी पार्टी के संस्थापक भी हिटलर थे, और फांसीवादी का पूछा जाएगा तो मुसोलिनी जो कि इटली से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन पार्क का स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो पहले बहुत ये प्रश्न पूछा जाता था, तो ग्रीन पार्क यह कानपुर शहर में स्थित है। अगला प्रश्न, नगोया प्रोटोकॉल संबंधित किससे है, तो नगोया प्रोटोकॉल यह जैव विविधता से संबंधित है, और नगोया प्रोटोकॉल जापान में हुआ था, यह नगोया शहर जापान में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया जाएगा, तो भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम अमेजन के द्वारा शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ए प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो बराक ओबामा ए प्रॉमिस लैंड के पुस्तक के लेखक हैं। बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। इटली को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, तो इटली को स्टीमिंग के द्वारा बनाया जाता है, स्टीमिंग करके हम इटली बनाते हैं। फजल अली आयोग किससे संबंधित है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है फजल अली आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है, तो भारत में लिथियम सेल का विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है, और श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। यहीं से सारे प्रक्षेपण सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं।
किस राज्य में सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बनाया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य में सबसे गहरे स्थान पर मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया गया है। हमारा राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। और लोनार झील यह महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि एक क्रेटर झील है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो मिस्र देश के राष्ट्रपति थे, उनको आमंत्रित किया गया था इस बार 2023 में गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि के रूप में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए? तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% पर वन होना चाहिए, लेकिन हमारे भारत में अभी मात्र 24% के लगभग ही सिर्फ है। आगे देखते हैं, खजूर का सबसे बड़ा निर्माता देश कौन है? तो साथियों, खजूर का सबसे बड़ा निर्माता देश है मिस्र देश, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा बालू पाया जाता है और नील की तटों पे सबसे अधिक खजूर की खेती की जाती है। आगे देखते हैं, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाई हरोबा मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है, इसे याद रखें। मणिपुर राज्य का लोक नृत्य का नाम है लाई हरोबा। और काबुल लेमजाओ नेशनल पार्क जो कि है मणिपुर राज्य में, मणिपुर राज्य से एक प्लेयर को याद रखिएगा, मीराबाई चानू, और एक प्लेयर है बॉक्सिंग की मेरी कॉम, ये भी मणिपुर राज्य से ही संबंधित हैं। और मीराबाई चानू जो हैं वे सिल्वर मेडल जीते थे टोक्यो ओलंपिक में, और जो बर्मिंघम में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम, उसमें गोल्ड मेडल जीते थे मीराबाई चानू। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, और कोशिका का ऊर्जा गृह भी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनईमुदी है, इसे याद रखिएगा। अनईमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछ दिया जाएगा तो दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और सबसे प्राचीन पर्वत भारत का कौन सा है? तो अरावली पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। और हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी यह माउंट एवरेस्ट है। और भारत में कौन सा है? तो यह केटू है। और पूर्ण रूप से पूछा जाएगा कि भारत राज्य में कौन सा है, तो सिक्किम के कंचनजंगा है, जो कि भारत में सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न देखते हैं, मिस यूनिवर्स बनने वाले भारत की पहली महिला कौन है? तो सुष्मिता सेन, जो कि मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की प्रथम महिला हैं। और मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? रीता फारिया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो याद रखिएगा, बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर अचानक गिर जाएगा तो आंधी तूफान आने की संभावना है, अगर धीरे धीरे गिरेगा तो बरसात होने की संभावना है, अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ होने की संभावना है, इसे याद रखिएगा। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? तो रामचरितमानस जो कि राम जी के जीवनी पे लिखा गया है, यह तुलसीदास के द्वारा रचित पुस्तक है। डबल फोल्ड शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो डबल फोल्ड शब्द यह टेनिस खेल में प्रयुक्त होता है। खेल और शब्द से हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस टॉपिक को क्लियर करके जाइएगा साथियों। अगला प्रश्न, नेत्रदान में रोगी अपने आँख के किस भाग को दान करता है? तो कॉर्निया को दान करता है। नेत्रदान यानी कॉर्निया दान, याद रखिएगा। और प्रकाश की छवि किस पे पड़ता है और फिगर कहाँ बनता है? तो रेटिना पे बनता है, याद रखिएगा। और रेटिना पर उल्टा बनता है दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न, ताजमहल का निर्माण कार्य कब से शुरू हुआ था? तो 1632 से ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1648 में बनकर यह पूरी तरह से तैयार हो गया था। ताजमहल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किला का भी निर्माण करवाया था और शाहजहां ने दिल्ली के जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बायोलॉजी का, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय में, पेनक्रियाज में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगेटिक डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। और विरासत पशु पूछा जाएगा तो विरासत पशु हमारा हाथी हो जाएगा। भारत का विरासत पशु हाथी है। और रॉयल बंगाल टाइगर जो कि है सुंदरवन का, जिसे भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन जो रोग होता है विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहते हैं, या इससे हमारा जनन क्षमता प्रभावित होता है विटामिन ई की कमी से।
आगे प्रश्न देखते हैं, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों की विभाजन हुई थी? तो 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में बंट गया था, और 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था इसमें कांग्रेस के दोनों दल आपस में मिल गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया था। याद रखिएगा, राजराज प्रथम जो कि चोल शासक थे। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला देखते हैं प्रश्न, क्रूगर नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया हो जाएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा किम्बर्ले की खान जो कि सोना के सबसे बड़ा खान है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा बांध है सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बांध पूछा जाएगा तो भाखड़ा नंगल बांध यह सतलज नदी पर स्थित है। सबसे लंबी बांध विश्व का ही नहीं, भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का हीराकुंड बांध है जो कि महानदी उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1919 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन फ्रांस में इंटरपोल का हेडक्वार्टर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में तेल की पहली परीक्षणशाला कहाँ स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न को हम पहले भी देखे थे। तो पहला तेल परीक्षणशाला डिगबोई असम में भारत का पहला तेल परिशोधनशाला बनाया गया था। डिगबोई असम में है। और असम का सबसे बड़ा शहर पूछा जाएगा, बल्कि नॉर्थ ईस्ट का पूरा सबसे बड़ा शहर हो जाएगा गुवाहाटी। गुवाहाटी किस नदी के किनारे है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे है। और माजुली द्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है वे ब्रह्मपुत्रा नदी पे है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन का स्थापना किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी झील कौन सी है? तो वेम्बनाड झील जो कि भारत की सबसे लंबी झील है। यह केरल राज्य में स्थित है और यहीं पे नौकायान किया जाता है केरल में। और साथियों याद रखिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत लाल बहादुर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो लाल बहादुर क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है, इसे भी ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, पापेटी किस धर्म का त्यौहार है? तो पापेटी पारसियों का त्यौहार है। और नवरोजा त्यौहार यह भी पारसियों का त्यौहार है। याद रखिएगा, पापेटी और नवरोजा पारसियों का त्यौहार है। अगला प्रश्न की ओर आगे देखते हैं, उत्तराखंड में किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? तो उत्तराखंड के दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा देवी धुरा मेला में है। देवी धुरा मेला उत्तराखंड राज्य में लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, काले धन के उन्मूलन के लिए सुझाव देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो काले धन को उन्मूलन के लिए चलैया समिति का गठन किया गया था। याद रखिएगा, काले धन को समाप्त करने के लिए चलैया समिति की गठन किया गया था। अगला प्रश्न, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी पर युद्ध लड़ा था? तो राजा पोरस की सेना ने सिकंदर के द्वारा युद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं, देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो सम्राट अशोक जो कि मगध के राजा थे वे देवनाम प्रिय के नाम से विख्यात थे। और कलिंग युद्ध के बाद इनका हृदय परिवर्तित हो गया। ये फिर हिंसा को त्याग दिए और फिर यह अहिंसा के पुजारी बन गए और इनको यह बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। बौद्ध धर्म के कौन गुरु ने इनको शिक्षा दी थी? तो उपगुप्त ने इनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, याद रखिएगा। और इन्होंने बौद्ध संगति करवाई थी। यह तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्रा में करवाए थे, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, मोगली पुतीस के अध्यक्षता में सभी बौद्ध संगतियों को याद रखेंगे। पहला बौद्ध संगति हुआ था राजगृह में, यह हुआ था राजगृह में हुआ था जो कि महाकश्यप कर रहे थे इसकी अध्यक्षता। दूसरा हुआ था वैशाली में जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे सबाकामी। और तीसरी अध्यक्षता कर रहे थे मोगलीपुतीस। आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान किसके शासनकाल में के दौरान भारत आया था? तो प्रसिद्ध चीनी यात्री
चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और याद रखिएगा एक और ह्वेनसांग आया था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और ईत्सिंग भी एक आया था जो कि चीनी यात्री ही था। अगला प्रश्न देखते हैं, साइमन कमीशन कब भारत आया? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। 1927 में ही साइमन कमीशन की गठन कर दिया गया था। और 1928 में जब भारत आया तो लाला लाजपत राय पे लाठी चार्ज कर दिए थे साइमन कमीशन वाले, उनकी मृत्यु हो गई थी उस टाइम पे। अगला देखते हैं, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा है जो कि 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। याद रखिएगा, कलिंग नाम से ये नहीं सोचिएगा कि कलिंग युद्ध है तो युद्ध के क्षेत्र में दिया जाएगा। यह यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है और विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न, पोलो में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो पोलो के प्रत्येक पक्ष में 4 खिलाड़ियों की संख्या होती है। हमारा राइट आंसर 4 हो जाएगा। सर्वाधिक प्लेयर किस खेल में होते हैं? तो रग्बी में 15 होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो प्रथम आपातकाल की घोषणा चीनी आक्रमण के समय हुआ था। जब चीन आक्रमण भारत पे किया था 26 अक्टूबर 1962 को, तब भारत में प्रथम बार आपातकाल लागू किया गया था। अगला देखते हैं दोस्तों, और चीन जब आक्रमण किया था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसे भी ध्यान रखिएगा। आपातकाल का प्रावधान हमारे देश के संविधान में जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? तो मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस वायुयान के टायर में भरी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मिड डे मील योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में किया गया था। अगला प्रश्न, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट कुल समय लगता है 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को। और मानक समय रेखा कहाँ है? ग्रीनविच, जो कि इंग्लैंड में है। भारत का 82.5 डिग्री, यह नैनी मिर्ज़ापुर के पास स्थित है। अगला देखते हैं दोस्तों, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल यह कार्ल मार्क्स की रचना है। याद रखिएगा, साम्यवाद का जनक भी कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? पहला प्रश्न है, WTO की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हमें पता है 1995 में हुई थी। हमारा राइट आंसर 1995 हो जाएगा। बात किया जाए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। और WHO का मुख्यालय भी जिनेवा में ही स्थित है। अगला दूसरा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था? मुगल सम्राट अकबर था, उसका संरक्षक 4 वर्षों तक कौन रहे थे? तो बैरम खां थे। उस समय अकबर बहुत छोटे थे दोस्तों। और बैरम खां के नेतृत्व में ही अकबर ने पानीपत की द्वितीय युद्ध किए थे। कब? तो 1556 में। किसके विरुद्ध? तो हेमू के विरुद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो देवधर ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। हमारा राइट आंसर क्रिकेट हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है दोस्तों। और यूनिसेफ का अगर पूछा जाएगा तो यूनिसेफ का मुख्यालय है, यह न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में 2 बंदरगाह थे, लोथल और सुतकोतदा। लोथल जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ फैक्ट याद रखिएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा पहला शहर जिसकी खुदाई की गई थी 1921 ईस्वी में, जिसका दयाराम साहनी ने खुदाई किए थे। अगले वर्ष 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदाड़ो की खुदाई की गई थी। मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है और हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। अगला प्रश्न देखते हैं, कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो कटक सबसे पहले याद रखिएगा उड़ीसा का एक शहर है। प्राचीन में उड़ीसा की राजधानी कटक थी। तो कटक नदी महानदी के किनारे बसा हुआ है। कटक जो कि चावल अनुसंधान केंद्र भारत का कहाँ स्थित है? तो कटक में ही स्थित है। और महानदी से याद रखिएगा, विश्व का सबसे लंबा बांध कहाँ बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, गोवा पुर्तगालियों के शासन से कब आज़ाद हुआ? तो 1961 में गोवा पुर्तगालियों के शासन से आज़ाद हुआ था।
पुर्तगाली ही थे जो भारत में प्रथम यूरोपीय यात्री थे और अंतिम में जाने वाले भी पुर्तगाली थे। और तंबाकू की खेती करना भारतीयों को कौन सिखलाए थे? तो पुर्तगाली ही। और 1961 को जो चलाया गया था यह अभियान, तो ऑपरेशन विजय था। और एक और याद रखिएगा, ऑपरेशन विजय 1999 में कारगिल विजय का भी नाम था ऑपरेशन विजय। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8, बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? तो बक्सर का युद्ध याद रखिएगा 1764 में लड़ा गया था। इसे याद रखिएगा, जिसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? हेक्टर मुनरो। और 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। आगे देखते हैं 9वां प्रश्न, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो 1857 के क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद कर लिए थे और उनको बर्मा भेज दिया गया था, जिसे म्यांमार कहते हैं। बर्मा की राजधानी कहाँ है? तो नाइपीतो। और इसकी प्राचीन राजधानी क्या थी? तो रंगून थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत में यात्रा प्रवास किए थे। यानी प्रवासी दिवस भी 9 जनवरी को ही इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और गांधी जी शहीद कब हुए थे? तो 30 जनवरी 1948 को। इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तिरंगा झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो तिरंगा झंडा की बात किया जा रहा है तो राष्ट्रीय झंडा के रूप में 22 जुलाई 1947 को। याद रखेगा, 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो जनगण जो हमारा राष्ट्रगान है उसे संविधान सभा राष्ट्रगान कब घोषित किया था? तो 24 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा की अंतिम बैठक भी 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसलिए 24 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में पूछा जाएगा तो होगा राइट आंसर। इसकी स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स के द्वारा। याद रखेगा, विलियम जोन्स ने 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। याद रखेगा, 1969 ईस्वी में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। और याद रखेगा, 1869 में स्वेज नहर का भी निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारा जाता है? तो भारत पाक सीमा रेखा यह रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। सर रेडक्लिफ के द्वारा भारत और पाक सीमा का निर्धारण किया गया था। और डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा को कहते हैं? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा रेखा को डुरंड रेखा कहते हैं। और मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बॉर्डर को मैकमोहन रेखा कहते हैं। रेडक्लिफ याद रखेगा, भारत और बांग्लादेश को भी रेडक्लिफ के नाम से ही जानते हैं। काली नदी जो कि भारत और नेपाल के बीच सीमा का निर्धारण करती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अमेरिका के द्वारा 1867 में रूस से एक जगह खरीदा गया था। उस राज्य का नाम है अलास्का। याद रखेगा, अलास्का अमेरिका के आधिपत्य में है अब। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाते हैं। सीक्वेंस से याद रखेगा, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं और 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉफमैन खेल का संबंध है टेनिस से। याद रखेगा, टेनिस है हॉफमैन खेल दिया जाता है। अगला प्रश्न, किस देश को समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो विश्व में सबसे बड़ी समुद्री सीमा है कनाडा देश का। याद रखेगा, कनाडा का। और भारत में बात किया जाएगा तो सबसे तटीय रेखा वाला देश है, सबसे लंबा तटीय वाला तो गुजरात है। और वहीं दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो गौतम बुद्ध अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिए थे। उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। यह टर्म याद रखेगा, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। अगला, और 6 वर्ष की आयु में, यानी कि फिर उनको 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कहाँ? तो बोध गया में
अगला देखते हैं प्रश्न, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन है? तो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो भी देश के वर्तमान प्रधानमंत्री होंगे वे राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होंगे। और याद रखें, नीति आयोग के भी अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। और जेलेपला दर्रा भी याद रखिएगा दोस्तों, यह भी सिक्किम राज्य में ही स्थित है। और डोकलाम विवाद जो हुआ था यह संबंधित है चाइना और भूटान के बॉर्डर से, जिसका सामना भारत के द्वारा ही किया गया था चाइना के विरुद्ध। अगला देखते हैं प्रश्न, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से याद रखेगा, यह कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहे थे। और कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था रामगढ़ में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और याद रखिएगा, सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो चरक थे कनिष्क के दरबार में, जो कि एक चिकित्सक थे। याद रखेगा, कनिष्क जो कि चौथे बौद्ध संगति का नेतृत्व किए थे, जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो श्रीधरन जी को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हमारा राइट आंसर श्रीधरन हो जाएगा। अगला प्रश्न 26 देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्रता प्राप्ति किया 1947 में, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। हमारा राइट आंसर जेबी कृपलानी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 27वां, आरबीआई के नए नियम के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता, इसका एक्सपायरी डेट 3 माह तक होती है। 3 माह तक आप अपने चेक को भंजा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। और केरल में एक मोपला विद्रोह हुआ था, यह कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था। और गुजरात में हुआ था खेड़ा आंदोलन, जो कि 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जिंदा अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो जिंदा अवेस्ता यह धार्मिक पुस्तक है, यह पारसी धर्म का है। हमारा राइट आंसर याद रखिएगा, जिंदा अवेस्ता पारसी धर्म का यह धार्मिक पुस्तक है। और नवरोज त्यौहार यह पारसियों के द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 का कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था कोलकाता में, उस समय भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था। जिसके लेखक कौन है जन गण मन के? तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए भारत का प्रथम साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमने पहले ही पढ़ा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं और नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न, और सर्वोच्च सेना कमांडर कौन होते हैं भारत के? तो राष्ट्रपति होते हैं तीनों सेनाओं का। अगला प्रश्न, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, जिसके झेलम नदी के तट पर पोरस इसके सामना किए थे। पोरस जो राजा थे झेलम नदी के तट पर, उन्होंने 326 ईस्वी में सिकंदर का सामना किए थे। यहीं से सिकंदर वापस लौट गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किए थे। बात किया जाएगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किए थे? तो जे थॉमसन किए थे। और न्यूट्रॉन की खोज किए थे जेम्स चाडविक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो तारापुर में प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया। तारापुर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह प्रथम परमाणु बिजली घर किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो यह अमेरिका यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो कोलकाता में शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। गोरा नामक उपन्यास पूछा जाएगा किसके लेखक हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर की ही यह पुस्तक है गोरा। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 ईस्वी में शुरू हुआ। बात किया जाएगा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो 1901 से हुआ था दोस्तों। और प्रथम भारतीय जो जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था वे रविंद्रनाथ टैगोर थे, गीतांजलि उपन्यास के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ था?
तो प्रथम बौद्ध काउंसिल यह हुआ था 483 बीसी में, 483 बीसी में हुआ था। यह राजगीर बिहार में हुआ था दोस्तों। जिस उस समय शासक थे बिहार के या मगध के शासक अजातशत्रु थे। सीक्वेंस से सभी को याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु राजगृह में करवाए थे और इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? महाकश्यप कर रहे थे। दूसरे बौद्ध संगति हुआ था वैशाली में, जो काला शोक के समय में करवाया गया था, जिसके अध्यक्षता कर रहे थे सबाकामी। और तीसरा बौद्ध संगति हुआ था पाटलिपुत्र में, जिसके उस समय राजा थे अशोक। उस समय अध्यक्षता कौन करा रहे थे? महाकश्यप। और चौथा बौद्ध संगति आप लोग को पता है, अभी हमने बताया कि कनिष्क के द्वारा करवाया गया था। उस समय यह कुंडलवन कश्मीर में कराया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस राज्य में लोकसभा का सर्वाधिक सीटें हैं? तो 80 सीट लोकसभा का उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें हैं। और राज्यसभा की बात किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश में ही है, 31 सीट है। साथियों, यह एक्स्ट्रा फैक्ट वाला कंटेंट अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, अगर आपको यह पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने सभी साथियों को यह वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी यहाँ से लाभ हो पाए। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखा गया है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, यह पाली भाषा में लिखा गया है। बात किया जाएगा जैन धर्म का पुस्तक जो होता है, वह जैन धर्म का भाषा क्या था? तो यह प्राकृत था और बौद्ध धर्म का भाषा था पाली। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या 324 है। हमारा राइट आंसर 324 हो जाएगा। और बैरन द्वीप जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और 10 डिग्री समानांतर रेखा है जो कि अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अगला प्रश्न देखते हैं 41, ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचना है? तो यह तीनों पुस्तक कालिदास की रचना है। ऋतु संहार, कुमार संभव और रघुवंशम। अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास की ही रचित पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो महाबलीपुरम में रथ मंदिर है, यह पल्लव राजा नरसिंह वर्मन बनवाए थे। याद रखेगा, महाबलीपुरम का रथ मंदिर पल्लव राजा नरसिंह वर्मन बनाए थे। और एक याद रखिएगा, मीनाक्षी मंदिर के याद रखिएगा दोस्तों, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर के कौन बनवाए थे? तो यह राजराज प्रथम बनवाए थे, जो कि चोल शासक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, और चोलों का शासन कहाँ तक रहा था? तो श्रीलंका तक उनके नौसेना का बेड़ा गया था। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल दोस्तों, तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? तो तैमूर लंग ने दिल्ली को 1398 ईस्वी में लूटा था, इसे भी याद रखिएगा। और इनके सेनापति थे खिज्र खां। उन्होंने सैयद वंश की स्थापना इसके बाद 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा किया गया था। इस फैक्ट को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी खेल को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, एनसीसी नेशनल कैडेट कोर की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में नेशनल कैडेट कोर की स्थापना की गई थी। और 1948 में ही डीवीसी यानी कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना की थी, जो कि भारत का पहला बांध बनाया गया था। यह अमेरिका के टेंसले बांध परियोजना से प्रेरित था। अगला देखते हैं प्रश्न दोस्तों, अमजद अली खान कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? तो याद रखिएगा, अमजद अली खान का संबंध सरोद वादन से है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन बजाते थे? शहनाई बजाते थे। और पन्ना लाल घोष बांसुरी बजाते थे। अगला प्रश्न, घाना देश का सबसे पुराना नाम क्या है? तो घाना देश का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कांग्रेस के 1896 का अधिवेशन हुआ था कोलकाता का। उस समय वंदे मातरम को अधिवेशन में गाया गया था। याद रखेगा, वंदे मातरम जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी का एक पुस्तक है, उसके द्वारा लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया है। शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था? तो यह कनिष्क के द्वारा चलाया गया था, शक शासकों के द्वारा। कब? तो 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को अपनाया गया। याद रखेगा, 1957।
अगला प्रश्न देखते हैं, फिजिक्स का एक प्रश्न है, रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम का खोज पियरे और मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, रेडियम की खोज पियरे और मैडम क्यूरी ने किए थे। यह दोनों पति पत्नी थे। अगला प्रश्न, कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है? कितने हाइट पे जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है? तो 165 मीटर अगर हम ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर हमारा कम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो हमारे देश का बैंक भारतीय स्टेट बैंक का सबसे अधिक शाखा विश्व में है। अगला प्रश्न देखते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। यह निर्धारित किया गया था 24 मार्च, लेकिन अंग्रेजों के बीच इतना खौफ बढ़ गया था कि 23 मार्च 1931 को ही इन्हें फांसी दे दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़े थे? तो तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के निवासी थे, ये दोनों माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। आगे देखते हैं, और पूछा जाएगा कि अगला प्रश्न देखते हैं, अरुणिमा सिन्हा जो प्रथम दिव्यांग थी, वे भारतीय जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो जी.सी. हिल्टन जो थे, ये फांसी की सजा भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाए थे। उनका नाम क्या था? जी.सी. हिल्टन। अगला प्रश्न देखते हैं, इतिहास का, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कैसर-ए-हिंद की उपाधि लेने से किसने मना किया था? तो महात्मा गांधी कैसर-ए-हिंद की उपाधि लेने से मना किए थे। याद रखिएगा, त्यागे नहीं थे, यहाँ लेने से मना ही कर दिए थे गांधी जी। और पूछा जाएगा, नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागा था जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइटहुड की उपाधि त्याग कर दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन थे? जो कि काफ़ी प्रमुख है, एग्जाम में पूछा जाता है। चौथ और स्वदेशमुखी कर शिवाजी के द्वारा लगाया गया था। अष्टप्रधान किनके दरबार में रहते थे? तो शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान रहते थे। और अष्टदिग्गज कहाँ रहते थे? तो अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न, नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है, जो कि अफ्रीका महादेश में है। और नील नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो यह भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। अगला देखते हैं, एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा के प्रमुख मंदिरों का निर्माण कराया था, जो राजा का नाम था कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा के मंदिर का निर्माण करवाए थे। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो कलिंग पे विजय प्राप्त किए थे सम्राट अशोक, उसकी जानकारी हमें शिलालेख 13वां से मिलता है। 13वें शिलालेख से कलिंग विजय के बारे में हमें मिलता है दोस्तों। और कलिंग के राजा कौन थे? खारवेल। और यह उड़ीसा में स्थित है और उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाते हैं। अगला देखते हैं दोस्त प्रश्न, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम एंडीज पर्वत है, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और सबसे ऊंची पर्वतमाला की बात किया जाए तो हमारा हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो बटलर कमेटी 1927 में गठित किया गया था, जिसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारना। अगला प्रश्न देखते हैं, सवाना 1948 में चलाया गया था पोलो अभियान, जिसके अनुसार जो देशी रियासत थे उनको अपने भारत में सम्मिलित किया जाना था। तो यह किसके नेतृत्व में किया जा रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एकता के रूप में कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका में सवाना घास का मैदान विस्तृत है, याद रखिएगा। और वेल्स याद रखिएगा, यह दक्षिण अफ्रीका में है। और डाउन्स पूछा जाएगा घास का मैदान कहाँ है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। और स्टेपी जो है यूरेशिया, यानी कि यूरोप और एशिया दोनों में स्टेपी है दोस्तों, और ख़ास करके यूक्रेन में है। और पंपास की बात किया जाएगा तो अमेरिका, खास करके नॉर्थ अमेरिका में है। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? तो दक्कन का पठार भारतीय प्रायद्वीप का नाम है। अगला भारतीय प्रायद्वीप जो कि गोंडवाना लैंड का भाग है, और टेथिस सागर जो अब हिमालय पर्वत के रूप में उभर कर आ गया है, पहले टेथिस सागर था। और अंकारा लैंड जो कि यूरोप
और एशिया का कुछ भाग है वे अंकारा लैंड के अंदर आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? गुजरात से लेकर गोवा के तट तक जो समुद्र तट फैला हुआ है उसे हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं, और केरल के तट को हम मलाबार तट कहते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सोने की खान कहाँ है? तो कोलार कर्नाटक में सोने की खान है, और विश्व में बात किया जाएगा तो यह दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले की खान सोने की खान है। अगला प्रश्न देखते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा खोजा गया था। अगला देखते हैं दोस्तों, 7 पहाड़ियों का नगर कौन कहलाता है? तो इटली की राजधानी रोम को हम 7 पहाड़ियों का नगर कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो हमने अभी भी देखा एक प्रश्न पूछा गया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था, जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट यह 1992 में लॉन्च किया गया था, और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का लॉन्च किया गया था। याद रखेगा, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर और 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट। और एलिफेंट जो है, हाथी जो है, विरासत पशु के रूप में जाना जाता है। और रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? तो 1972 में, इसे भी याद रखिएगा। और गंगेटिक डॉल्फिन को हम राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब द्वितीय युद्ध चल रहा था तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। यह भारत को आज़ाद कराने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं, और क्लाइमेट एटली उसके बाद आए, वे भारत को आज़ादी दिलाए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निक्स ओलंपस पर्वत किस ग्रह पर है? तो निक्स ओलंपिया नामक एक पर्वत है, यह मंगल पर है। याद रखिएगा, मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया पर्वत है। अगला प्रश्न, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाने वाली नहर कौन सी है? तो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को कील नहर के द्वारा मिलाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रंजीत सागर बांध नदी किस घाटी परियोजना पर स्थित है? तो रावी नदी पर रंजीत सागर बांध स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंद नामक 3 नाटकों की रचना किसने किए थे? तो रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंद की रचना हर्षवर्धन ने किए थे। हर्षवर्धन के द्वारा रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंद नामक 3 रचना किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो दयानंद सरस्वती के गुरु जी का नाम था स्वामी विरजानंद। याद रखिएगा, स्वामी विरजानंद। और स्वराज शब्द सबसे पहले कौन दिए थे? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा ही स्वराज शब्द दिया गया था। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन के लिए यह नागपुर अधिवेशन 1920 में इसका कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो होता है, उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष होता है। हमारा राइट आंसर 4 वर्ष हो जाएगा। निकोलो कोंटी नामक यात्री किसके शासनकाल में भारत आए थे? यह इटली के यात्री थे निकोलो कोंटी। देवराय प्रथम के शासनकाल में यह भारत की यात्रा के लिए आए थे। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गरीबी पर रंगराजन कमेटी की गठन कब की गई थी? तो 2012 में गरीबी पे रंगराजन कमेटी की स्थापना की गई थी। यह प्रश्न पूछा जाता है, रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो गरीबी से है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, डेट्रॉइट नामक नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो डेट्रॉइट नामक नगर यह ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रॉइट नामक नगर अमेरिका में स्थित है। भारत का डेट्रॉइट किसे कहते हैं? तो पीथमपुरा को भारत का डेट्रॉइट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्त शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे जो महाराजा धीराज के उपाधि धारण किए थे। अगला दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 36,000 किलोमीटर पर भूस्थिर उपग्रह जो सैटेलाइट होता है वह घूमते रहता है। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल की अधिकता हो जाने से हमें मांसपेशियों में थकान महसूस होने लगती है।
देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यह किसका कथन है, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। तो यह कथन दिया गया था फिरोज शाह मेहता के द्वारा, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, यह उन्होंने कहा था। अगला देखते हैं दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिषद के बारे में अनुच्छेद 263 में यह प्रावधान किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, हमने बताया प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो 1979 में नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को दिया गया था। यह प्रथम शांति पुरस्कार भारतीय विजेता थे 1979 ईस्वी में, और अगले साल यानी कि 1980 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। देखने के बाद कि इनको नोबेल पुरस्कार मिल गया, उसके अगले साल भारतीयों के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा 1980 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। बात करेंगे भारत रत्न की कुछ फैक्ट को, तो 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। आगे देखते हैं, 2001 ईस्वी में भारत रत्न लता मंगेशकर जी को दिया गया था। आगे देखते हैं, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था। तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करने वाले नेता कौन थे। तो जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था। यह जर्मनी के हिटलर से भी मिले थे। अगला प्रश्न देखते हैं, यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो बेसबॉल यूएसए का राष्ट्रीय खेल है। हमारे देश का राष्ट्रीय खेल यह हॉकी है, और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है, और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा इसका राष्ट्रीय खेल पूछा जाएगा तो क्रिकेट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्रदान की थी। तो जहांगीर के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल में बिना पैसे की व्यापार करने की, शुल्क के बिना यह व्यापार की सुविधा प्रदान की गई थी, और कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए थे, याद रखेगा, और टॉमस मुनरो यह भी जहांगीर के दरबार में आए थे। अगला प्रश्न, किस नेता ने भारत विभाजन के विश्वासघात कहा था। तो विश्वासघात कहा था भारत का एक नेता थे अब्दुल गफ्फार खां। उन्होंने भारत के विभाजन, जो भारत और पाकिस्तान दो देश बटा गया था, उसको विश्वासघात कहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अवित्तीय विधेयक, जो बिना धन विधेयक है उसकी बात किया जा रहा है, राज्यसभा में कितने समय तक रोक के रखा जा सकता है। तो राज्यसभा अवित्तीय विधेयक को 6 माह तक कुल रोक कर रख सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ था। तो 1858 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन समाप्त हुआ, और यह क्राउन के हाथों में चला गया था। उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी। तो एलिजाबेथ थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कार्डमम हिल कहाँ स्थित है। तो कार्डमम हिल केरल में स्थित है, याद रखिएगा, कार्डमम हिल केरल में स्थित है। एलिजाबेथ थी 1600 ईस्वी में दोस्तों, एलिजाबेथ जब एलिजाबेथ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय थी, और महारानी विक्टोरिया थी 1858 के, जब क्राउन के हाथों चला गया था शासन। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्डमम हिल कहाँ स्थित है। तो कार्डमम हिल केरल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न, फोटोग्राफी में किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है, और वोटिंग के समय नेल में स्याही लगता है, उसमें सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। पहला प्रश्न पूछा गया, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की। तो प्रश्न यह पूछा जा रहा है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल कुछ वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किनका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा CR दास। हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। CR दास जी का पूरा नाम था चित्तरंजन दास। ध्यान रखिएगा, चित्तरंजन दास जी को देशबंधु के नाम से जानते हैं। और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो चित्तरंजन दास थे, यही भी याद रखिएगा। और दीनबंधु अगर पूछा जाएगा कि दीनबंधु किन्हें कहते हैं, तो CF एंड्रूज को दीनबंधु के नाम से जानते हैं। और देश बंगबंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और बांग्लादेश के पिता किन्हें कहा जाता है। तो शेख मुजीबुर रहमान को ही। और वर्तमान में बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, वे शेख मुजीबुर रहमान की बेटी ही हैं, याद रखेगा दोस्तों। आगे एक बात याद रखेगा, 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। आगे प्रश्न देखते हैं 2। प्रश्न नंबर दूसरा, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना, ब से 12वीं पंचवर्षीय योजना, और बा से 2012 से लेकर 17 तक
इसका कार्यकाल चला था और यह 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना था। इसको हटा करके अब नीति आयोग लाया गया। तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को लागू किया गया। यह प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी द्वारा लागू किया गया। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं नरेंद्र मोदी, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वे थे अध्यक्ष। बारी बारी से कुछ प्रश्न देख लेते हैं पंचवर्षीय योजना का। तो 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था। उस समय हेराल्ड डोमल मॉडल पे आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसमें कृषि पे विशेष ध्यान दिया गया था दोस्तों। दूसरा था 1956 से लेकर के 1961 तक, यह पीसी महान लोबिस के मॉडल पे आधारित था। इसमें उद्योग धंधा पे काफ़ी ध्यान दिया गया। बड़े बड़े 3 फैक्ट्री खोला गया भारत में। पहला देख लेते हैं भिलाई स्टील प्लांट, जो कि रूस के सहयोग से खोला गया था। और दूसरा स्टील प्लांट राउरकेला स्टील प्लांट खोला गया था, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके सहयोग के लिए जर्मनी देश का सहयोग लिया गया था। और उसके बाद दुर्गापुर वेस्ट बंगाल स्टील प्लांट को बनाने में ब्रिटेन ने सहायता किया था भारत का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, संविधान सभा के खाली स्थान 1946 अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो 1946 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पे 1946 में संविधान सभा का निर्माण किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, पैंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। 3 सदस्य आए थे कैबिनेट मिशन में। पहला थे पैंथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, और दूसरा थे स्टोफर्ड क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन लेकर 1942 में आए थे, जिनको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक नाम दे दिया था। और तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर। यह 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। याद रखिएगा संविधान सभा से कुछ फैक्ट। पहला संविधान सभा का बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और उसके दूसरे 2 दिन बाद दूसरा बैठक हुआ। 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक हुआ, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया किनको? राजेंद्र प्रसाद जी को। यहाँ तक याद रखेगा। और तीसरा बैठक हुआ था 13 दिसंबर 1946 में। इस समय जो भारत का प्रस्तावना है उसे उद्देशिका कहा जाता था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को यहाँ पे लाए थे। और इसको स्वीकृति कब मिला था? तो 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकृति मिल गया था। ये सभी फैक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है सब। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1948 में हुई थी दोस्तों। हमारा राइट आंसर 1948 हो जाएगा। पूछा जाएगा कि WHO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो टेड्रोस गैब्रियल वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसके। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा यह एक्स्ट्रा फैक्ट और पिक्चर के माध्यम से समझाने का तरीका अगर आपको पसंद आता है साथियों, तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें और अपने सभी साथियों को यह वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो पाए। प्रश्न 5वां देखते हैं, चर्चित किताब हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हेमलेट पुस्तक के रचयिता ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। हेमलेट के लेखक हैं विलियम शेक्सपियर जो कि अंग्रेजी पुस्तक के बहुत बड़े राइटर हैं। याद रखिएगा, इनका एक रोमियो एंड जूलियट पुस्तक है जो कि काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। यह शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अगला प्रश्न, भेड़ के प्रथम क्लोन का नाम क्या है? तो इसका बहुत सारे साथियों को यह राइट आंसर पता होगा। भेड़ का प्रथम क्लोन डॉली कहा जाता है। डॉली नाम था भेड़ के प्रथम क्लोन का। अगर पूछा जाएगा कि बछड़ा का प्रथम क्लोन का नाम क्या था? तो गंगा। याद रखिएगा, गंगा जो कि बछड़ा का प्रथम क्लोन था गाय का। अगला प्रश्न 7 देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा होगा सर ओस्बोर्न स्मिथ जो थे भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। अगर भारतीय गवर्नर पूछा जाएगा रिजर्व बैंक के पहले कौन थे? तो CD देशमुख भारतीय गवर्नर थे। वर्तमान में गवर्नर पूछा जाएगा तो शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर हैं। कुछ फैक्ट याद रखिएगा RBI से। RBI का एक्ट था 1934 का और यह 1935 में इसकी स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो सेशेल्स द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। हमारा राइट आंसर
प्रशांत महासागर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट किस शहर में स्थित है? तो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट यह रायपुर में स्थित है। रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है। साथियों याद रखिएगा, विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन किया था। कब? तो याद रखिएगा 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन किए थे। आगे प्रश्न देखते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस वर्ष भौतिकी को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? अल्बर्ट आइंस्टीन जी को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। तो कब? तो 1921 में। यह पूछा जाता है, बिहार दरोगा में यह प्रश्न पूछा गया था 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन जी को किसके लिए दिया गया था? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए नोबेल प्राइज इनको दिया गया था। बात करें नोबेल प्राइज की शुरुआत कब से हुई है? तो 1901 से नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई है। सापेक्षिकता का सिद्धांत भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही दिए थे। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, सांझी कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो सांझी कला यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। याद रखिएगा, सांझी कला यह उत्तर प्रदेश की एक कला है। और नौटंकी जो कि उत्तर प्रदेश का यह डांस है। नौटंकी उत्तर प्रदेश का डांस है। और पीलीभीत और दुधवा पार्क जो नेशनल पार्क है यह उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। कजरी लोक नृत्य है, यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यह सभी फैक्ट याद रखेगा। और तमाशा पूछा जाएगा कि यह कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12वां, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वे वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। याद रखिएगा, हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ फैक्ट याद रखिएगा कि जो राज्यपाल होते हैं प्रत्येक राज्य के, वे अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो वे राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। और प्रत्येक राज्य में सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री, वे अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो राज्य के राज्यपाल को अपना देते हैं वे त्याग पत्र। और जो होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष किसको देता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है अपना त्याग पत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी पर पोलावरम सिंचाई परियोजना बनाई गई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी नदी पे पोलावरम सिंचाई परियोजना बनाई गई है साथियों। अगला प्रश्न 15 देखते हैं, उबेर कप का संबंध किससे है? तो उबेर कप या विश्व बैडमिंटन जो कि महिलाओं को दिया जाता है। उबेर कप का संबंध है बैडमिंटन से, जो कि महिलाओं को प्रतियोगिता में दिया जाता है। थॉमस की बात करें तो यह भी बैडमिंटन में दिया जाता है, लेकिन यह पुरुषों को दिया जाता है। यह दोनों बारीक अंतर है, इसे ध्यान रखिएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा का निर्धारण 38वीं समानांतर रेखा के द्वारा किया जाता है। अर्थात 38 पैरेलल उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को बॉर्डर बनाती है। और 49 जो कि है कनाडा और या यूएसए के बीच। रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बीच। 17वीं समानांतर 17 पैरेलल रेखा है या उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। याद रखिएगा यह सभी बारीक अंतर को। और 10th पैरेलल जो कि 10वीं समानांतर रेखा है या उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच है। और 8वीं जो है पैरेलल जो है कि मालदीव और मिनिकोय के बीच है दोस्तों। मालदीव और मिनिकोय के बीच 8वीं है और मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच 9वीं है। और याद रखिएगा उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच 10वीं है। ये सभी को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में स्थित है, जो कि तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और एन्नोर बंदरगाह यह भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और पूछा जाएगा कोची शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ है? तो यह केरल में स्थित है। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, भूमध्य सागर का सबसे गहरा भाग कहाँ पाया जाता है? तो सभी को तो पता है मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर का, लेकिन भूमध्य सागर का आप याद रखिएगा। भूमध्य सागर का सबसे गहरा स्थान को एड्रियाटिक सागर कहते हैं। एड्रियाटिक सागर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और उसका एक स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है जो कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। इसे भी ध्यान रखिएगा। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली स्वेज नहर है। इसका निर्माण 1869 में जब गांधी जी का जन्म जिस वर्ष हुआ था उसी समय किया गया था। इस पे किसका आधिपत्य है? तो मिस्र इजिप्ट का आधिपत्य है। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं,
भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में सबसे बड़ा रबर का उत्पादक राज्य केरल है, और केरल में सबसे ज़्यादा काजू भी होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाएगा प्रश्न कि रबर का सबसे बड़ा उत्पादक विश्व में कौन सा देश है, तो थाईलैंड उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बेलूर मठ किस महान पुरुष से संबंधित है? तो बेलूर मठ याद रखिएगा, यह रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। 1887 में इसकी स्थापना डॉक्टर विवेकानंद के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण परमहंस बेलूर मठ से संबंधित है। अगला प्रश्न, और रॉक मेमोरियल जो है कन्याकुमारी में, या विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथी बौद्ध महासभा संगति किसके संरक्षण में संपन्न हुई? तो चौथी बौद्ध संगति हुई थी यह कनिष्क के संरक्षण में। कहाँ? तो कश्मीर के कुंडल वन में। सभी को बारी बारी से याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में, उस समय अजातशत्रु शासक थे, और उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। दूसरा याद रखिएगा, वैशाली में हुआ था, उस समय कालाशोक राजा थे, और अध्यक्ष कौन थे? तो सबाकामी थे। तीसरा बौद्ध संगति हुआ था सम्राट अशोक के समय में, वो यह हुआ था पाटलिपुत्रा में, उस समय मोगलीपुतिस अध्यक्ष थे। और चौथा कनिष्क करवाए थे, जो कि कश्मीर में है। अगला देखते हैं प्रश्न दोस्तों, 23वां अजय वारियर योद्धा के नाम से भारत किस देश के साथ 2020 में सैनिक युद्ध अभ्यास किया? तो अजय वारियर याद रखिएगा, यह भारत और ब्रिटेन के बीच सैन्य युद्ध अभ्यास है। और युद्ध अभ्यास पूछा जाएगा तो यह भारत और अमेरिका के बीच है। और वज्र प्रहार भी पूछा जाएगा तो भारत और अमेरिका के बीच है। सूर्य किरण पूछा जाएगा तो भारत और नेपाल के बीच है। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच है। इन सभी को याद रखेगा। और दस्तलिक पूछा जाएगा, दस्तलिक है भारत और उज्बेकिस्तान। अगला देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 24, इनमें से किस वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा में योगदान के लिए पेंसुरस्ट लॉर्ड हार्डिंग द्वारा कैसर हिंद से सम्मानित किया गया था? तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका में कैसर हिंद से सम्मानित किया गया था महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के खिलाफ आंदोलन किए थे। और दक्षिण अफ्रीका का गांधी किन्हें कहा जाता है? तो नेल्सन मंडेला को याद रखिएगा। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहते हैं। प्रश्न नंबर 25, लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करते हैं? तो कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा लोकसभा में, इसको कौन सहमति देते हैं? तो अध्यक्ष देते हैं। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर, वे देते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला साहब हैं, जो कि कोटा बूंदी से या लोकसभा सांसद हैं। अगला देखते हैं कुछ फैक्ट लोकसभा से याद रखिएगा। लोकसभा अपना त्याग पत्र देते हैं उपाध्यक्ष को, और जो सांसद के सदस्य होते हैं उन्हीं में से लोकसभा के अध्यक्ष को चुना जाता है दोस्तों। और राज्यसभा के सभापति किन्हें कहते हैं? तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 26, उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। तो एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने वाला सागर है लाल सागर, रेड सी याद रखिएगा। ये दोनों एशिया अफ्रीका को अलग करते हैं। और लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बेसिल क्लाइमेट गुरीन वैक्सीन, जिसे BCG वैक्सीन कहा जाता है, वह इनमें से किस बीमारियों को रोकने में के लिए टीका का काम करता है? तो BCG2 का यक्षमा को हम TB के नाम से जानते हैं, तो BCG टीका TB के लिए लगाया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। और TB रोग फेफड़ा को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं 28, किस देश को वज्रभूमि थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? तो थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है? भूटान को थंडरबोल्ट कहते हैं। यहाँ पे निगेटिव कार्बन पाया जाता है, यहाँ मतलब प्रदूषण बहुत नाम मात्रा की है। अगला प्रश्न 29, संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में कितने देश ने भाग लिया? तो संस्थापक सदस्य थे 51, याद रखिएगा। 50 सदस्य थे, 51वां सदस्य पूछा जाता है क्वेश्चन में कौन था? तो वह पोलैंड था। और पोलैंड जो कि इस पर सिग्नेचर नहीं किया था 51वां सदस्य। और 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बेलग्रेड में हुए प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने प्रतिनिधि थे? तो बेलग्रेड का प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था
इसमें 25 सदस्य थे। यह सम्मेलन कब हुआ था पूछा जाएगा तो 1961 में हुआ था दोस्तों। इसमें गुटनिरपेक्ष देश के सदस्य भाग लिए थे बेलग्रेड के प्रथम अधिवेशन में। साथियों, यह सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया गया। यह सभी प्रश्न आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।